मैं आज की लीडर को इनवाइट करने जा रही हूँ, जो एक आर्मी बैकग्राउंड था। साथियों, उनका आर्मी बैकग्राउंड था, उनके पास मौका था कि हमारे पास कैंटीन की फैसिलिटी है, हम क्यों जो है आरसीएम से सामान लें, मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, मैं क्यों आरसीएम में काम करूँ? साथियों, मकसद उनके लिए मैं ये बोलती हूँ कि कठिन था काम करना। जिनके पास सब कुछ है और सब कुछ होते हुए भी कुछ करने की चाह रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसी ही एक जाबाज शेरनी हमारे बीच में स्टार प्लेटिनम के लेवल पे टाइगर वर्षा कुनियाल। मोस्ट वेलकम वर्षा, अपनी कहानी अपनी जुबानी रखे और आज आपकी कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नाम वर्षा कुनियाल है। बेसिकली चमोली देवाल से बिलॉन्ग करती हूँ। प्रेजेंट टाइम में देहरादून में रह रही हूँ, है ना? क्योंकि जिसकी आवाज़ घर तक नहीं पहुँचती थी, चार दीवारी के अंदर कैद रहती थी, आज वो इस मंच के लायक, बोलने लायक बनी है। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरी ग्रेट अपलाइन आदरणीय रिम्पी भट्ट दीदी जी को। दीदी को इस मंच के माध्यम से बार-बार प्रणाम करूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ये खूबसूरत सिस्टम दिया और जीने का एक मकसद दिया है। तो दीदी को इस मंच के माध्यम से प्रणाम करूँगी। और शुरुआत यही है कि जब से सिस्टम में जुड़ी उससे पहले की बात करूँगी। मेरे भी बहुत सारे सपने थे, सपने हर किसी के होते हैं, हर महिला का। देखो, जेंट्सों का तो सपना होता ही होता है, लेकिन महिलाओं का सपना सच में बहुत सपने होते हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएँ हैं जो अपने सपनों को दबाकर रह जाती है और बस किसी के, है ना, ससुराल जाने के बाद सपने दब जाते हैं, किसी के कई ज़्यादा चैलेंज होते हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारे चैलेंज होते हैं। वैसे ही मैं भी थी, बहुत सारे सपने लेके चल रही थी। सपना था जब स्कूल में पढ़ते थे, है ना? जब हम छोटे-छोटे होते हैं तो सपना होता है हर किसी का कि मैं डॉक्टर बनूँगी, मैं टीचर बनूँगी, मैं ये बनूँगी, वो बनूँगी। हर महिला यही कहती है ना? हर बच्चे जब छोटे-छोटे होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। तो मेरा भी सपना था कि मैं आर्मी में जाऊँ या फिर पुलिस, इस चीज़ का मेरा बहुत बड़ा सपना था। तो मैं बस इसी की तैयारी कर रही थी, तो अचानक से होता ना, जब संजोग बनता है तो अचानक से छोटी-सी उम्र में 19 साल की एज में मेरी शादी हो गई। तो शादी के बाद फिर वही है चैलेंज, सास का अलग, ससुर का अलग, है ना? तो बच्चे होने के बाद फिर उन्होंने, मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि जॉब करना है। वैसे ना बहुत दिल था जॉब करने का, हर किसी का होता है अपने सपने पूरे करने का, है ना? मेरा भी था, लेकिन वही है, सपने दबा दिए गए थे और खुद भी अब ये सोच लिया था कि बस जो भी है, मेरा ये छोटा-सा घर है, मेरे सास-ससुर हैं और फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरे, अभी रिम्पी दीदी ने बताया, मेरे ससुर जी आर्मी वाले हैं, मेरे हस्बैंड जी आर्मी वाले हैं, मेरे देवर जी आर्मी वाले हैं और शादी से पहले मेरे जो पापा जी हैं वो भी आर्मी में हैं। मतलब मेरा बैकग्राउंड बचपन से आर्मी का रहा है ना? कभी भी मतलब ये नहीं था कि पैसों की ज़रूरत है या फिर इस चीज़ से, मतलब मनी फ्रीडम था हमेशा, ऐसा नहीं कि कभी कोई चैलेंज रहा लाइफ में। लेकिन मेन चैलेंज जो है कि मेरे सपने। सपने हमेशा अधूरे रहे, उसी का दुःख था, लेकिन फिर भी ये था कि नहीं, चाहे बच्चे हो गए, चाहे कुछ भी, कुछ ना कुछ करना है। तो मैं कभी सिलाई मैंने करी, मैंने आरसीएम से पहले सिलाई करती थी, मेरी खुद की दुकान भी थी, वहाँ पे सूट वगैरह रखती थी और सिलाई वगैरह करती थी, तो सिलाई करते-करते ठीक था, नॉर्मली था, मतलब इस दिल को वो काम रास नहीं था, लेकिन फिर भी कर रही थी, क्योंकि कुछ ना कुछ करना है, फालतू नहीं बैठना है, ये मेरी एक सोच थी। और उसी दौरान देहरादून में अपना मकान है, तो किराए पे कमरे भी हैं, तो बहुत सारे किराए वाले हैं। आज तक मतलब 7 साल शादी को हो गया था, बहुत सारे किराए वाले आए घर पे, है ना? एक अच्छा बॉन्ड बना के गए। सभी लोग जो भी किराए पे आए, सब लोगों से अच्छा एक बॉन्ड बना। लेकिन अचानक से 2023 में मेरे घर पे किराए पे आदरणीय रिम्पी दीदी जी आ गई, है ना? तो अब पूछते हैं, जैसे किराए और मकान मालिक मतलब पूछते हैं आपस में कि कौन है, क्या है? तो ससुर जी ने परिचय किया करा होगा, उस टाइम पे मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं गाँव गई थी मायके। तो रिम्पी दी ने बताया कि अपने बारे में बताया कि मैं आरसीएम में हूँ, मेरे को आरसीएम से ही सब कुछ अपने बारे में बताया, जैसे कि आप सभी को रिम्पी दी की स्टोरी पता है ना? तो उन्होंने अपने बारे में बताया, तो घर वालों को थोड़ा विश्वास हुआ कि मतलब सच में यहाँ से पैसा आता है ना? तो उन्होंने भी कहा कि हमारी भी बहू है, उनको भी ये चीज़ ज़रूर बताना। और फ़ोन पे ही मेरी सास ने मुझे बता दिया था कि यहाँ पे एक किराए वाली आई है, वो जॉब करती है, सिंगल मदर है। तो मेरे माइंड में घूम गया, क्योंकि मुझे ना कुछ करना था कि मुझे मतलब इस सिलाई को कर रही थी, लेकिन दिल में नहीं था कि मैं सिलाई करूँ। और मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरी लाइफ़ में कुछ ऐसा आ जाए, जो मैं करूँ। तो मेरे दिमाग में सीधे घूम गया, चाहे वो कोई भी लेडी हो, क्योंकि मुझे पता नहीं था वो कौन है ना? चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी कर रही हो, क्या वो ऐसा काम होगा कि मैं उसे कर सकती हूँ? मेरे माइंड में सीधा ये सवाल आया, है ना? कई बार लोग, है ना, बहुत सारे होते हैं कि मुझे फँसाया गया है, लेकिन मैं खुद एक्साइटेड थी उस काम को सुनने के लिए कि वो कौन-सा काम होगा।
तो मैं जब देहरादून आई तो फिर दीदी से मिली और दीदी की बातें सुनी। दीदी ने अपने बारे में जब बताया, सच में बहुत मतलब मैं थोड़ा इमोशनल टाइप की ज़्यादा हूँ, तो मैंने जैसे दीदी की स्टोरी सुनी तो सच में मैं मतलब बहुत इमोशनल भी हुई और रोई भी, आँखों में आँसू भी आए, है ना? क्योंकि दीदी की कहानी सच में बहुत वो है, प्रेरणादायक है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आज जो भी हूँ उन्हीं की बदौलत यहाँ पे हूँ। तो दीदी ने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया तो मैंने उनको पूछा था, क्या मैं इस काम को कर सकती हूँ? तो दीदी ने बोला, "क्यों नहीं कर सकते हो? तुम तो बहुत अच्छा कर सकती हो।" दीदी ने हमेशा मतलब ये कहा है कि तुम कर सकती हो। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने अपनी आईडी खुद लगाई। दीदी ने कहा डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए और ऐसे-ऐसे आईडी लगाना है। मैंने अपने आईडी खुद लगाई। उसके बाद आईडी लगाने के बाद फिर वही सामान-सुमून लेना है ना, जो भी है आईडी एक्टिवेट हो गई, 1500 भी अपना हो गया शुरुआती टाइम पे, है ना? क्योंकि विश्वास था कि मैं करूँगी कि नहीं करूँगी। बस माइंड में एक ही सवाल था कि ऐसा क्या करना होगा यहाँ पे जो ये सिंगल मदर ये काम कर रही है, तो मैं भी तो इस काम को कर सकती हूँ। है ना? ऐसा नहीं था कि मुझे कोई पैसों की चैलेंज था, कुछ था, बस मेरे सपने थे। कुछ ना कुछ मैं करूँ। शादी के बाद एक और टाइम था कि जब मुझे लगा कि चलो मैं पुलिस में नहीं हो सकती हूँ, आर्मी में नहीं हो सकती हूँ, तो मैं टीचर का कर लूँ, मैं बीएड कर लूँ। तो बीएड के लिए मुझे घर पे मना करा, क्योंकि बच्चे छोटे-छोटे हैं ना, सास ने बोला बच्चे छोटे हैं, तू कॉलेज कैसे जाएगी ये सो। यहाँ पे भी मुझे रोक दिया गया था। मेरे मन में हमेशा रहा कि यार मैं बीएड भी नहीं कर पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई। हमेशा खुद को ये कोसती थी कि मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन ये सिस्टम मिलने के बाद मैंने सीखना शुरू किया। बस मैं हर बार मन में यही बोलती थी, ये सिंगल मदर होते हुए, है ना? दीदी जी को बार-बार यही बोलती थी कि ये अगर कर रही है तो यार मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? मैं हमेशा यही सोचती थी और सीखना शुरू किया। शुरुआती टाइम पे चैलेंज हर किसी के साथ आते हैं ना? तो उस टाइम पे दीदी ने मुझे एक मीटिंग के लिए इनवाइट किया, वो थी हमारे बीसी छाबड़ा जी, हमारे दादू जी की मीटिंग थी। यहाँ पे ब्लॉक हॉल में था देहरादून में। तो वहाँ पे गई तो वहाँ पे सेलिब्रेशन प्रोग्राम था, तो वहाँ पे सुषमा बिष्ट दीदी जी का सेलिब्रेशन हुआ। तो उनको जब कंधे में उठाया गया, कंधे में उठा के उनका सेलिब्रेशन बिल्कुल मालाओं से गले भरे हुए हैं। मैंने कहा ये हो क्या रहा है यहाँ पे? है ना? एक आदमी जब नॉर्मल घर से उठ के एक मंच में जा रहा है, देख रही हूँ मतलब वहाँ पे क्या-क्या हो रहा है, लोग तालियाँ बजा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, गाने, डांस मीन्स मेरे लिए कुछ बिल्कुल अलग ये चीज़ था। मतलब मैंने कहा ऐसा क्या इस मतलब उस टाइम पे ऐसी शुरुआती टाइम पे है ना सुषमा दीदी को मैंने कहा मतलब इन्होंने क्या ऐसा किया? उन्होंने जब अपने बारे में बताया कि मेरा बैकग्राउंड भी आर्मी का है, तो मैंने उनको सुना, मैंने कहा बैकग्राउंड मेरा भी ऐसी है, दीदी का भी ऐसी है। तो इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको इतना सम्मान यहाँ पे दिया जा रहा है? एक महिला को जो 4 दीवारी के अंदर कैद रहती है, उसको इतना सम्मान कैसे यहाँ पे मिल रहा है? तो बस मेरे माइंड में हमेशा यही चीज़ घूमते रहा है और इन दीदी को मैंने हर बार पूछा कि दीदी क्या करना है, कैसे करना? दीदी ने बोला मीटिंग अटेंड करो। शुरुआती टाइम पे मीटिंग अटेंड नहीं करती थी, है ना? शुरुआती टाइम पे चैलेंज आते हैं हर किसी के साथ मीटिंग में थोड़ा-सा होता है कि मीटिंग अटेंड करो, क्या है? नहीं आता शुरुआती में समझ, है ना? लेकिन वही है, जो सीखेगा वो बढ़ेगा। ये चीज़ मैंने भी यहाँ पे देखी तो बस ऐसे ही सीखा धीरे-धीरे जून के महीने में मैं बिगिनर पिन निकली, अपना खुद का वो करके बिगिनर पिन निकली। उसके बाद फिर मुझे एक मीटिंग में जाने का मौका फिर से मिला, जिसमें आए थे जय नारायण सर। और सच में उनका प्रोग्राम मुझे इतना खतरनाक लगा, उन्होंने बातें वहाँ पे बोली, है ना? तभी हमारी अपलाइन हर बार कहती कि हर मीटिंग में जाओ, जो भी सेमिनार आपको मौका मिलता है, वहाँ ज़रूर जाओ। क्या पता किसकी बातें आपके दिल को छू जाए, है ना? तो जय नारायण सर ने वहाँ पे एक बात कही थी कि भिखारी किसी के सामने हमने भिखारी नहीं बनना है, किसी के सामने हमने ये हाथ नहीं फैलाना है। तो वहाँ पर से मुझे समझ में आया। मैंने मैंने खुद मन से सोचा कि यार मैं कहाँ भिखारी हूँ, मैंने तो आज तक कभी किसी से पैसा नहीं माँगा, है ना? खुद ये सोचा। फिर जब जयनारायण सर ने बोला ना कि ए बहन जो तूने माथे पे बिंदी लगाई है ना, ये किसकी दी हुई है? अपने पति के सामने हाथ तो फैलाया है तूने पैसा माँगा है। ₹2 की बिंदी के लिए तू हाथ फैलाती है। तब समझ में आया कि सच में हम भिखारी हैं। हम भीख ही तो माँग रहे हैं, हम महिलाओं की क्या है? बस भीख ही तो माँग के चलते हैं हमेशा, है ना? बड़े रौब-धौब से बोलते हैं कि हमारा घर है, हमारा ये है, लेकिन हमारा है क्या? मैं वो चीज़ सोचती हूँ कि हमारा है क्या? ना हमारा नाम है, ना हमारी कोई पहचान है, ना हम कुछ भी नहीं है हम, है ना? अगर हम जाने जाते तो पति के नाम से जाने जाते हैं, सास-ससुर के नाम से जाने जाते हैं, बच्चे हो जाते बच्चों के नाम से जाने जाते हैं, अपना ना कोई नाम, ना कोई पहचान। है ना? मैंने वो चीज़ वहाँ पे गहराई से सोची और मैंने कहा सच में, मैं भी एक भिखारी हूँ। और उस दिन मैंने खुद से ये वादा किया कि आज के बाद मैं खुद से वादा करती हूँ कि मैं भिखारी नहीं बनूँगी। है ना? भिखारी मतलब हम सब सच में भिखारी ही तो थे। है ना? हर चीज़ के लिए पैसे माँगने पड़ रहे हैं, हर चीज़ के लिए। और इंडिपेंडेंस यहाँ पे आके हम महिलाएँ बन रही हैं और फिर धीरे-धीरे ऐसे ही सीखने में फ़ोकस किया। कई बार चैलेंज आते हैं। देखो कामयाबी दर्द की कोख से पैदा ल होती है, हमारी अपलाइन कहती है ना। तो सच में दर्द हर काम में होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि
धीरे-धीरे सीखना शुरू किया। मैंने कहा कि मतलब ये है धीरे-धीरे सीखना शुरू किया और बीच-बीच में ऐसा भी होता था कि यार मैं नहीं कर पाऊँगी, जब लोगों से बात करना शुरू किया, लोग नहीं सुन रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊँगी, ये चीज़ लगने लगा। तो इस बीच मेरी कनेक्टिविटी मेरी ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुषमा रावत दीदी से बनने लगी और दीदी हर बार कहती थी, "वर्षा तुझे आज लग रहा है ना कि लोग नहीं सुन रहे हैं, तू बस सीखने में फ़ोकस कर। एक दिन तेरे साथ इतने लोग आएँगे ना, तू कहेगी सच में दीदी आपने क्या कहा था?" सच में दीदी की वो बातें मुझे आज भी याद हैं। दीदी मुझे हर बार कई बार होता था अपलाइन की कॉल नहीं आती थी तो मुझे लगता था यार मैं नहीं सीख पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, अपलाइन मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही है। मुझे होता था खुद से रियलाइज़ होता था यार मैं लोगों को नहीं जोड़ पा रही हूँ, ऐसा क्या है? क्योंकि मैं सिर्फ प्लानिंग कर रही थी, बड़ी प्लानिंग कर रही थी, सीखने में फ़ोकस नहीं कर रही थी। मीटिंग में रहती थी, लेकिन प्रॉपर मीटिंग में नहीं रहती थी। प्रेज़ेंट बॉडी एब्सेंट माइंड रहता था। मीटिंग में सिर्फ अपलाइनों को दिखाने के लिए रहती थी। सीखने का मतलब सिर्फ माइंड में था कि भिखारी नहीं बनना है, बड़ी-बड़ी सोचें आ रही थी, लेकिन सीखने में फ़ोकस मेरा नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि बड़े सपने सिर्फ ख़याली पुलाव बन रहे थे। रियल मायने में मेरे बड़े सपने नहीं बन रहे थे। जब मेरी जून महीने में मैं बिगिनर बन गई थी, पूरे 2023 मैं वैसी ही रही, मतलब दिसंबर तक मेरी कोई ना पिन आई, ना मुझे सिस्टम से पैसा थोड़ा बहुत आता था, ऐसा नहीं कि मुझे पैसा आता था। लेकिन ये है कि मैंने धीरे-धीरे सोचना शुरू किया यार कि वर्षा मतलब मीटिंग में तू रह रही है, सब कुछ तू कर रही है, लेकिन फिर भी तू क्यों कामयाब नहीं हो पा रही, ऐसा क्या है? तो मैंने फिर सही मायने में सीखा कि सच में मैं सीखने में फ़ोकस नहीं कर रही हूँ। फिर मैंने गहराई से सीखना शुरू किया अपलाइनों को हर बार रिम्पी दी के साथ जैसे मैं मीटिंग में जाती हूँ, रिम्पी दीदी मेरे घर पे है तो है ना, उनके साथ मीटिंग में जाती हूँ और उनको सीखना शुरू किया, उनको सुनना शुरू किया, धीरे-धीरे मतलब मैंने बिल्कुल सीखने में फ़ोकस मैंने कभी मतलब ये नहीं था कि मैं पैसों के पीछे यहाँ पे भागी हूँ या फिर किसी चीज़ मैं सिर्फ़ सीखने के पीछे भागी। और जब मैं जून के महीने बिगिनर बनी थी उसका मेरा सेलिब्रेशन हुआ था आगे से मंच में सेलिब्रेशन मेरा हुआ था मुझे मेडल वहां पे मिला मालाएं मुझे मेरे गले में पड़ी तो सच में बहुत खुशी मुझे वहां पे हुई। उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने सीखना अच्छे से सीखना शुरू किया ना जब मैंने वो स्टेटस लगाया अपना जो सेलिब्रेशन हुआ वो चीज मैंने स्टेटस लगाया ना तब जाके लोगों ने बोला यार सच में वर्षा तुझे पैसा आ रहा है, सच में तुझे यहाँ से मान सम्मान मिल रहा है, सच में तेरी पहचान बन रही है ना? जब लोग उस चीज़ को देखने लग गए तो धीरे-धीरे कब मेरी अच्छी टीम बनने लगी, कब मैं स्टार्टर, ओपनर, ईगल रनर, विनर कब मैं आने लग गई यहाँ से, तो मेन चीज़ है यहाँ पे मैंने सीखने में फ़ोकस किया है ना? जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा, ये चीज़ मैंने यहाँ पे सीखा है ना? जब तक हम सीखेंगे नहीं ना बस सपने देखने से नहीं होगा, उन सपनों को काम करने से भी होगा। अपलाइन हमारे पीछे पड़ी हुई है, तू कर, नहीं कर पाएँगे। जब तक आप खुद के अंदर से वो आवाज़ नहीं निकालोगे कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। है ना? ये चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है कि अपने अंदर अपना जज़्बा होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। अपलाइन चाहे कुछ भी कर ले, है ना? अपलाइन कितना भी बोले जब तक आपके दिल से आवाज़ नहीं आएगी तब तक आप कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते। मैंने भी वो चीज़ देखा अपलाइन की बातें सुन रही हूँ, सब कुछ सीखने में फ़ोकस लेकिन क्यों नहीं कर पा रही क्योंकि दिल की आवाज़ नहीं आई, है ना? उसके बाद मैंने अपलाइनों को बिल्कुल खुद को अपलाइन के लिए सौंप दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है। ये चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगी कि यहाँ पे अपना दिमाग खुद से नहीं लगाना है, बस जो अपलाइन कह रही है उस पे चलते रहो। हमेशा उस पे चलते रहो और कब कामयाबी मिल जाएगी बस मैंने वही चीज़ किया। कई बार मैंने खुद का दिमाग लगाना भी लगाया था, है ना? क्योंकि शुरुआती टाइम पे होता है कि यार ये कर रही है तो मैं तो इससे भी अच्छा कर सकती हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर होता है, जब खुद की पहचान नहीं होती है। सच में इससे पहले इस सिस्टम से पहले मुझे बोलना नहीं आता था। मैं 2 इंसानों के सामने अगर बोलने जाती थी ना मेरी आवाज़ बिल्कुल दब जाती थी। और आज इस सिस्टम के बदौलत मैं बोल पा रही हूँ, हँस पा रही हूँ, बिल्कुल हर एक चीज़ मतलब यहाँ पे ये है कि हमको एक फ्रीडम आज़ादी यहाँ पे मिल रही है। इस सिस्टम से पहले मैं मात्र मेरा घर, मेरा जो सपना था बस 4 दीवारी थी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार था, बाकी कॉलोनी में भी कितने लोग हैं मुझे ये भी पता नहीं था। कोई मिल जाता था बस प्रणाम से अलावा और कुछ नहीं था। इतना ही मेरी दुनिया थी। अगर मैं यहाँ से हमारे घर से प्रेमनगर 4 किलोमीटर की दूरी है, अगर वहाँ भी जाना होता ना, तो मुझे बार-बार परमिशन लेनी पड़ती कई लोगों से, कि क्या मैं वहाँ जाऊँ? परमिशन बार-बार परमिशन लेनी पड़ती, क्यों? क्योंकि खुद का एक वो नहीं है। और आज जब मैं गाँव में थी पिछले बार जब नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम दिल्ली में था, तो मैं गाँव से दिल्ली और दिल्ली से गाँव अकेले गई, मतलब देहरादून तक अकेले थी, यहाँ से अपलाइनों के साथ गई। इतनी ज़्यादा फ्रीडम हम महिलाओं को यहाँ से मिल रहा है। बहुत कुछ सीखने का मौका हम महिलाओं को मिल रहा है। इंडिपेंडेंट होने का मौका हम महिलाओं को यहाँ पे मिल रहा है। और आज गर्व से कहती हूँ मैं कि सच में
यहाँ पे मेरे हस्बैंड का भी बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने मुझे सच में बहुत सपोर्ट किया, रिम्पी दीदी से उन्होंने भी बहुत कुछ यहाँ पे सीखा है। सच में हमेशा कहते हैं, पहले शुरुआती टाइम पे था परिवार सपोर्ट, है ना? भले परिवार ने मुझे सिस्टम करने के लिए बोला था, लेकिन सपोर्ट नहीं करता था, है ना? क्योंकि कहते थे, "अरे कोई नहीं सुन रहा, रहने दे, तू भी छोड़ दे, कहाँ लगी है तू इस चक्कर में?" मैं बोलती, "नहीं, छोड़ देंगे तो क्या करेंगे? वही तो रहेंगे जो आज तक थे, लेकिन आज कर रहे हैं, तो कुछ तो है।" है ना? बस वही है, मेरे हस्बैंड ने मुझे हमें पहले-पहले बोला कि कहाँ पढ़ी है, तू क्यों इतना ये सो टेंशन लेती है ऐसा, और आज बोलते हैं ना कि तू क्यों लोगों से बातचीत नहीं कर रही, आज मीटिंग नहीं है ना? आज वो भी सपोर्ट करते हैं। हमारी अपलाइनर सुषमा विश्व दीदी कहती थी ना, जब उनकी कहानी जब वो बोलते थे कि यार पहले मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते थे और आज मेरा फ़ोन अगर वेटिंग में नहीं आएगा तो वो कहते हैं आज तू वेटिंग में नहीं चल रही। सेम सिचुएशन आज मेरे साथ भी धीरे-धीरे वो चीज़ हो रहा है ना? बस डुप्लीकेशन का बिज़नेस है, डुप्लीकेशन का सिस्टम है। जैसे हमारी अपलाइन के साथ हो रहा है, जैसे मेरे साथ हो रहा है, जैसे आने वाले जो लोग नए-नए आ रहे हैं ना, उनके साथ भी वही चैलेंज आएँगे, है ना? लोग नहीं जुड़ रहे हैं, लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये चैलेंज हर किसी के साथ आता है। जो हमारी अपलाइन है ना, उनके साथ भी ये चैलेंज आया है। बस वही है कि जो इंसान सीखेगा, अपनी अपलाइन को फ़ॉलो करेगा, मेन अपलाइन सबसे बड़ा रोल इस सिस्टम में अपलाइन का है। हमारा कोई रोल नहीं है। मेरी जो ये अचीवमेंट है, स्टार प्लेटिनम की अचीवमेंट है, ये मेरी अचीवमेंट नहीं है। ये मेरी अपलाइन का सपोर्ट है, उनका साथ है। उन्होंने मुझे जो-जो राह दिखाई, मैं वहाँ पे चली हूँ। मेरी पूरी टीम का सपोर्ट है मेरे साथ, तब जाके मैं ये हूँ। अकेले की ताकत मेरी कुछ भी नहीं है। अगर अकेले की ताकत होती, तो मैं सिलाई करके आज बड़ी पहचान Recording बना in लेती, progress. है ना? लेकिन उस टाइम पे सिलाई करने से अगर बड़ी पहचान बनती, तो Recording शायद मैं stopped. आरसीएम से पहले ही बहुत बड़ी पहचान मेरी बन जाती। ना, लेकिन यहाँ पे आज आरसीएम में आने के बाद लोग मुझे मेरे नाम से जान रहे हैं। जो ससुर के नाम से, पति के नाम से, बच्चों के नाम से जानने जाने वाली लेडी आज अपने खुद के नाम से जान रही है, अपनी पहचान बना रही है। हर एक महिला यहाँ पे अपनी पहचान बना सकती है। नए साथी जितने भी है, देखो चैलेंज हर किसी के साथ आता है। ये मत सोचिए कि मेरे साथ चैलेंज आ रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है। शुरुआती टाइम पे हम कैसे थे, वो चीज़ ज़रूर देखना है। मैं कैसी थी शुरुआत टाइम पे, है ना? मैं मीटिंग मेरी अपलाइन कहती थी मीटिंग में आओ, है ना? दिन में उस टाइम पे जब मैं शुरू-शुरू ज्वाइन हुई थी, उस टाइम पे दिन में 2:30 बजे की मीटिंग होती थी, है ना? रिम्पी दीदी ऊपर किराए पे है, मैं नीचे हूँ, बार-बार कॉल करती कि वर्षा मीटिंग में आ। मैं मतलब बहुत होता है शुरुआती टाइम पे नहीं अच्छा लगता है मीटिंग वगैरह, लेकिन वही है, जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा। बिना सीखे कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता है। बस अपनी अपलाइन का हाथ पकड़ लीजिए, थाम लीजिए उस अपलाइन को जिस अपलाइन ने यहाँ पे लेके आए। और विश्वास मानिए, सच में वो अपलाइन कभी ये नहीं चाहेगी कि जैसे और जगह प्राइवेट उसमें होता है ना कि हर कोई चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ और ये आगे ना बढ़े। लेकिन यहाँ पे होता है, मेरी अपलाइन चाहती है कि मेरी लीडर मेरे बराबर आए। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरी जितनी भी टीम है सब स्टार प्लेटिनम बने, सब रॉयल्टी पिन में आए। मेरी अपलाइन चाहती है कि मैं टेक्निकल बनूँ, है ना? क्योंकि हर कोई चाहता है, हर हाथ पकड़ के आगे खींच के ले जाते हैं, है ना? और मैं सभी ग्रेट अपलाइनों का सच में दिल से धन्यवाद करूँगी, आदरणीय वशिष्ठ भैया का सच में, वशिष्ठ भैया का रोल बहुत बड़ा है इस टीम के लिए, क्योंकि भैया हमेशा भैया की बातों जब भैया बातें करते हैं, भैया का बोलने का तरीका हर एक चीज़ सच में बहुत कुछ सिखाता है। और भैया सिर्फ़ मतलब भैया को ना जब भैया से बातें करो ना, फीलिंग नहीं आती भैया की एक पापा वाला रोल अदा करते हैं भैया यहाँ पे। इतनी बड़ी टीम भैया ने सँभाल रखी है, तो देखो ना, है ना? और भैया जब भैया बातें करते हैं ना, जब भैया बोलते हैं ना, "हाँ, लाठी बोल।" मतलब सच में ऐसा लगता है भैया के मतलब ऐसा लगता है मेरा 1 यूनिट खून वहाँ पे बढ़ जाता है जब भैया वो लाठी वाला शब्द बोलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में भैया आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद से आज हर एक महिला जो सिर्फ़ 4 दीवारी तक सीमित थी, आज इतने बड़े मंच में बोल पा रही है, ये सब आपकी एजुकेशन है। और हमारी ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी आज जो पूरे देश में अपनी पहचान बना रही है। आदरणीय दादू जी हर मंच में दीदी का एग्जाम्पल देते हैं। तो मैं चाहती हूँ हर महिला, मैं खुद भी उस मंच उस जो दीदी को मिलती है वो चीज़ हमें भी मिले। मैं भी वैसे ही बनना चाहती हूँ और अपनी सभी टीम को वो बनाना चाहती हूँ। बस उसके लिए आपके अंदर वो जुनून, वो आग, वो हर एक चीज़ लगन होनी चाहिए। बस आप एक साधारण महिला नहीं हैं, आप बहुत कुछ है, मल्टी टैलेंट हम महिलाओं के अंदर है। मुझे ये सिस्टम में आने के बाद पता लगा। आज तक मुझे पता नहीं था कि सच में हम मल्टी टैलेंट है। सारा काम करती थी, ऐसा नहीं है बच्चे देखना, परिवार देखना, खाना, किचन सब काम करती थी, लेकिन इतना पता नहीं था कि हम मल्टी टैलेंट है। यहाँ आके मुझे पता लगा कि सच में हम मल्टी टैलेंट है। हमारे अंदर जो टैलेंट है, सच में हम महिलाएँ जो कर सकती है। बोलते हैं ना काली, दुर्गा, सरस्वती हर किसी का रूप महिला के अंदर होता है। वो चीज़ सच में है। देखो ना, एक ही टाइम पे हम कितने काम एक साथ कर देते हैं।
तो वही है, हमारी अपलाइन कहती है ना, अगर तुम एक ही टाइम पे इतने काम कर रहे हो, तो उस टाइम के में थोड़ी-सी समय आरसीएम के लिए भी निकाल लोगे ना, तो हमारी जो 7 पीढ़ी है, आने वाली 7 पीढ़ी वो बैठे-बैठे खाएगी। तो सच में ऐसी अपलाइन भगवान सच में बहुत किस्मत वाली हूँ, मुझे गर्व नहीं है, मुझे घमंड है कि मैं आरसीएम सिस्टम में हूँ, मैं टाइगर टीम में हूँ। मैं बहुत प्राउड के साथ कहती हूँ कि मैं टाइगर टीम की एक ऐसी लीडर हूँ, जो अपनी इतनी सुंदर-सुंदर, इतनी अच्छी-अच्छी अपलाइनों के साथ काम कर रही हूँ। उस शख्सियत के साथ जो आज एक सिंगल मदर होने के बावजूद इतना बड़ी पहचान बना रही है, लाखों महिला के लिए प्रेरणा बन रही है। तो सच में मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं एक आरसीएम परिवार का सिस्टम आरसीएम परिवार की एक सदस्य हूँ और गर्व के साथ मैं इस काम को करूँगी और सच में हर महिला के लिए यही बोलूँगी, एक दिन आपकी भी ये पहचान बनेगी, जैसे हमारी आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी, आदरणीय रिम्पी भट्ट दीदी, इन सबकी पहचान बन रही है, एक दिन हम सबकी पहचान बनेगी। बस उसके लिए समर्पण की भावना आपके अंदर होनी चाहिए कि बस चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस सिस्टम में काम करना है। अगर आपकी नेगेटिविटी आ रही है ना, तो एक बार जरूर सोचना है कि यार अगर नेगेटिविटी मुझे मेरे अंदर आ रही है तो यार आज तक भी तो मैं उस काम, अगर इस काम को ना करूं तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट राशन ना खाऊं तो मैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो खा रही हूँ, है ना। आज तक जैसे मैंने बताया कि मेरे बचपन से लेकर आज तक का जो बैकग्राउंड रहा आर्मी का रहा और अभी भी आर्मी का है, लेकिन कैंटीन की बात कर रही हूँ, है ना। कैंटीन पूरा राशन पानी जो मेरा था कैंटीन से आता था, है ना। 1000 की जगह 5000 का सामान इंसान वहां से ले आता है, कैंटीन वाले बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरे पास कैंटीन कार्ड है। जब मैंने सोचा ना कि सच में मैंने आज तक इतना 27 साल तक मैंने कैंटीन का खाया, तो मैंने कितना बचाया, कितना समाया, कोई भी मेरे पास डिटेल्स नहीं है। लेकिन आरसीएम का मात्र 2.5 साल का मैंने कितना खाया है, कितना समाया है और कितना कमाया है, सारी डिटेल मेरे पास है। ये है आरसीएम की ताकत, है ना। ये है आरसीएम की ताकत कि सच में। और मेरी जो पहली इनकम थी 279 रुपए की इनकम थी और सच में मैंने इससे पहले टेलरिंग में बहुत पैसा कमाया, लेकिन उस पैसे का मुझे इतना भी खुशी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से जो 279 रुपए की इनकम मुझे आई ना, उसकी मुझे इतनी खुशी हुई, सच में मैंने चिल्ला-चिल्ला के बहुत सारे लोगों, जबकि रिम्पी भट्ट दीदी की मम्मी ने भी कहा कि यार ये तो ऐसे खुश हो रही है जैसे कि इसको कितना पैसा आ गया होगा। पता नहीं मुझे वो 279 रुपए की इनकम में इतनी खुशी क्यों हुई, है ना। मतलब ये लगा मुझे कि यार सच में, जब कैंटीन से खाने के बाद वहां पे कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई शोहरत नहीं, कोई दौलत नहीं मिली, और यहाँ से खाने के बाद मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है, इतनी इज्जत यहाँ पे मिल रही है। 279 रुपए की इनकम आ रही है, 279 रुपए ज्यादा नहीं होता, लेकिन मेरे लिए वो 279 रुपए आज भी बहुत बड़ी कामयाबी का वो था, है ना। मैंने कहा अगर 279 रुपए आ रहा है ना, तो सच में ये पैसा बढ़ सकता है। बस वहीं से सपने बनाए और इस सिस्टम में मुझे सच में शुरुआती टाइम पे विश्वास नहीं था, लेकिन यहाँ का एक प्रोडक्ट है जिसने मुझे विश्वास दिलाया। मैंने यहाँ से 100% शुरुआती टाइम पे प्रोडक्ट लिए थे, है ना। 1500 पीवी मैंने शुरुआती टाइम पे किया था, लेकिन उस प्रोडक्ट में मुझे, उन सारे प्रोडक्ट में मुझे एक प्रोडक्ट दिलाया था मेरी आदरणीय रिम्पी भट्ट दीदी ने। उन्होंने बताया था कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम न्यूट्रीचार्ज वोमेंस लो। मैंने न्यूट्रीचार्ज वोमेंस लिया और मुझे आरसीएम से पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मेरी बैक पे कमर दर्द की प्रॉब्लम थी, क्योंकि बच्चे होने के बाद सभी महिलाएं यहाँ पे है ना, बहुत सारी वीकनेस आ जाती है ना। तो मुझे कमर दर्द की प्रॉब्लम थी, हाथ पांव का दर्द का बहुत ज्यादा, मुझे मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत थी। इससे पहले आरसीएम से पहले मैंने एमएच के हर महीने चक्कर लगाती थी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ पे आने के बाद मात्र मैंने 1 महीना, सिर्फ 1 महीना न्यूट्रीचार्ज वोमेंस खाया और मेरा जो प्रॉब्लम था ना, वो जड़ से खत्म हो गया। मैंने कहा यार मतलब ऐसा क्या है कि मैंने बाहर की प्राइवेट की लाखों खर्चा करा अपने शरीर पे, एमएच के लाख कितने बार मैंने चक्कर लगाए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ का मैंने एक न्यूट्रीचार्ज वोमेंस खाने से मेरे को फर्क पड़ा। वहीं से मैंने इस सिस्टम में विश्वास करना शुरू किया कि अगर एक न्यूट्रीचार्ज वोमेंस से इतना फर्क पड़ सकता है, तो मैं अगर 100% प्रोडक्ट यूज करूंगी तो मुझे कितना फर्क पड़ेगा, है ना। तो वहीं से मैंने अपने बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स जो भी प्रोडक्ट होते हैं अपने 100% प्रोडक्ट यहाँ से यूज किया, और आज मेरे घर में बहुत सारी बीमारियों से आजादी है। मेरी सास का खुद का मैंने गामा ओरिजिनल अपनी सास को यूज करवाया था। मेरी सास को बीपी लो की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और आज की डेट में मेरी सास बीपी लो नहीं पहचानती है, मात्र 2.5 साल में, कि क्या बीपी लो होती है, जबकि डेली गोली खाती थी बीपी की। और आज वो इतनी स्वस्थ है, बीपी लो की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं खुद की बात करूं, इतने देर तक बैठना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। आधा घंटा बहुत होता था बैठना, मैं थोड़ी बैठती थी, थोड़ा चलती थी, ज्यादा देर तक लेट नहीं सकती थी, मुझे कमर दर्द की इतनी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज की डेट में मुझे कमर दर्द की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं भूल चुकी हूँ।
मेरे बच्चे जिनको मैं पर मंथ हॉस्पिटल ले जाती थी, कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी खांसी, महीने-महीने उनको कुछ ना कुछ बीमारी होती थी। हर महीने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके 500-600 की दवाई लाती थी, है ना? और आज वो खर्चा मेरा ज़ीरो है। मेडिकल में मेरा सारा खर्चा जो बच्चों के उसमें लगता था, मेरे खुद के उसमें लगता था, मेरे परिवार, मेरी सास के उसमें लगता था, आज वो ज़ीरो है ना? कई लोग कहते हैं कि पैसा नहीं आ रहा है। भाई पैसा अगर नहीं आ रहा है तो स्वास्थ्य देखो ना कितना बड़ा हमारा मेन तो पैसा हमारा स्वास्थ्य है, हमारा हेल्थ है। हेल्थ से बढ़कर कुछ चीज़ नहीं है ना? हमें हमारी हेल्थ मिल रही है, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है ना? और पैसा तो झक हमारी सुषमा दीदी बोलती है ना, पैसा तो झक मार के आएगा। एक बार विश्वास तो करो इस सिस्टम में। अपने अंदर धैर्य रखो। सबसे मेन चीज़ है धैर्य। धैर्य जिसने अपने अंदर धैर्य रखा, वो यहाँ पे कामयाब होने से उसे कोई नहीं रोक सकता है ना? शुरुआत के 8, 9, 10 महीने मुझे यहाँ पे कोई कामयाबी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। लेकिन मेन चीज़ था मैंने यहाँ पे 2-3 काम थे जो मैंने नहीं छोड़े। सबसे मेन काम है ज़ूम लिंक में आना, जो मीटिंग हमारी होती है टाइगर टीम की और मॉर्निंग मिरेकल मीटिंग होती है। एवरीडे 1 पीएम की मीटिंग होती है। उन मीटिंगों में आना मैंने नहीं छोड़ा। मैंने अपना 100% प्रोडक्ट शुरुआत में मैंने 1500 किया था, उसके बाद मैंने लगातार 2500 पीबी किया। उस चीज़ को मैंने करना नहीं छोड़ा और मैंने अपनी अपलाइन से कनेक्टिविटी बना के रखी। इन 3 कामों को मैंने शुरुआती 9 महीने नहीं छोड़ा। वही राज है मेरी कामयाबी का कि मैंने इन 3 कामों को नहीं छोड़ा। अगर आपने अपने 3 कामों को अपना लिया, सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज़ करना और अपनी अपलाइन से रिश्ता बनाना। रिलेशनशिप सबसे मेन है सिस्टम में रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप बनाना सीख गया, जो रिश्ता बनाना सीख लिया, सबसे पहले अपनी अपलाइन से फिर टीम से। जो अपलाइन से रिश्ता बना लेगा ना, टीम से रिश्ता अपना आप ही बन जाएगा। तो ये 3 काम मैंने अपने नहीं छोड़े, ये मेरी कामयाबी का है। मैंने अपनी अपलाइन का हाथ कभी नहीं छोड़ा। भले मेरी अपलाइन का फ़ोन नहीं आता होगा मुझे, लेकिन मैं दूसरे दिन कॉल करके ज़रूर पूछती थी, "दीदी मैंने काम मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मेरी कोई गलती है क्या? मैंने कुछ ऐसा गलत किया कि आपने मुझे कॉल नहीं किया?" हमेशा, कभी भी ये नहीं है मैंने सुषमा रिम्पी दीदी से तो मेरा डेली मिला था, लेकिन सुषमा दीदी ने जिसने डे 1 से है ना कॉल करना शुरू किया शुरुआती टाइम पे मैंने उनको भी बहुत सारा इग्नोर किया, है ना? शुरुआती टाइम पे नंबर सेव नहीं किया मैंने उनका नाम रखा था 508 उनका लास्ट में फ़ोन नंबर 508 है। मैंने उनका नाम 508 रखा था, वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन अब स्टोरी है तो छोटी-छोटी बातें भी हैं। और जैसे सुषमा दीदी का कॉल आता था मैं बोलती थी 508 का कॉल आ गया है। हमेशा बोलती थी। ऐसा नहीं बोलती थी सुषमति का कॉल आ गया। मैंने उनका नाम शुरुआती से 508 रखा था और हमेशा बोलती थी कि 508 का कॉल आ गया। मेरी दीदी की भी जॉइनिंग लगी तो हम आपस में हमेशा बात करते थे, "यार वो 508 का कॉल तुझे भी आया?" बोला, "हाँ, मुझे भी आया यार सच में।" मतलब थोड़ा-सा पहले-पहले शुरुआती टाइम पे है ना, जब सिस्टम को नहीं समझते हैं, क्या है, कैसा है, विज़न क्लियर नहीं होता है, सपने नहीं होते हैं, तब तक ये चीज़ें होती हैं। और जब हमारे सपने बनने शुरू हो जाते हैं, विज़न क्लियर हो जाता है, उसके बाद तो सच में वो अपलाइन अपनी आज उस दीदी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे वो अपलाइन हो गई है। दीदी का कॉल आए मेरी अपनी खुद की दीदी का फ़ोन आएगा, नहीं आएगा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस दिन मुझे मेरी अपलाइन का कॉल नहीं आएगा ना, उस दिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आज मेरी अपलाइन ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। बस ये चीज़, ये रिश्ता, ये रिलेशन अपने अंदर बना लीजिए, ये पकड़ अपने अंदर बना लीजिए कि अपनी अपलाइन से कनेक्ट रहना है। और सच में थैंक यू, धन्यवाद करती हूँ मैं सभी अपलाइनों का क्योंकि समय भी हो रहा है और मेरी अपलाइन ने कह दिया है